आज हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। एक ऐसा नाम जो जब भी हम सुनते हैं तो दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक तो उनका जबरदस्त ज्ञान और दूसरा उनका रहस्यमयी पतन। और यही वो पहेली है जिसने ना जाने कितने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज तक उलझा रखा है। मतलब सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सितारों की भाषा समझती थी, वो अपनी ही जमीन पर कैसे बिखर गई। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी है माया सभ्यता को लेकर। उसे दूर करना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, माया कोई पिछड़ी हुई सभ्यता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो अपने समय के सबसे ब्रिलियंट लोगों में से थे। उनकी अपनी लिखी हुई भाषा थी। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स में कमाल कर दिया था। मतलब वो इतनी सटीकता से ब्रह्मांड को समझते थे कि आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। और उनके बनाए वो विशाल पिरामिड और शहर, वो तो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। लेकिन ये जो कहानी हम सुनते हैं ना कि वो अचानक गायब हो गए, ये पूरी तरह से एक मिथक है। असल में ये कोई एक रात की घटना नहीं थी। ये पतन करीब 100 साल तक चली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। और हाँ, माया लोग कहीं गायब नहीं हुए। उन्होंने बस अपने बड़े बड़े शहर छोड़ दिए थे। उनके वंशज तो आज भी सेंट्रल अमेरिका में रहते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गए। असली सवाल तो ये है कि उनका पूरा सिस्टम वो क्यों ढह गया। तो फिर अगर वो अचानक गायब नहीं हुए तो आखिर हुआ क्या था? सारे सबूत तीन मेन सस्पेक्ट्स की तरफ इशारा करते हैं। चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। ये तीन वजह हैं। पहला, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कभी न खत्म होने वाली आपसी लड़ाई। दूसरा, पर्यावरण पर बढ़ता दबाव, जो उनकी अपनी ही कामयाबी का नतीजा था। और तीसरा, उनकी अपनी विचारधारा, एक ऐसी सोच जो उन्हें सही रास्ते पर जाने से रोक रही थी। और सबसे जरूरी बात, ये तीनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। ठीक है, तो पहले सुराग से शुरू करते हैं। देखिए, माया सभ्यता कभी भी रोम या चीन की तरह एक सिंगल यूनिफाइड एम्पायर नहीं थी, बल्कि ये दर्जनों अलग अलग शहर राज्यों का एक कलेक्शन था। हर शहर का अपना राजा जो खुद को लगभग भगवान ही समझता था। अब हुआ ये कि जैसे जैसे रिसोर्स कम होने लगे, ये सारे राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शांति का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि युद्ध में जीतना ही राजा के राज करने के हक को सही ठहराता था। तो वो एक तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लूप में फंस गए थे। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, पर्यावरण। और यहां एक बहुत बड़ी आयरनी है। जिस चीज में माया लोग माहिर थे, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना, वही चीज उनके पतन की वजह बन गई। सोचिए, उन्होंने रेन फॉरेस्ट को खेती के लायक जमीन में बदल दिया, बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए और अपनी आबादी को खूब बढ़ाया। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की, जिससे सारी उपजाऊ मिट्टी बह गई। तो जब दशकों तक चलने वाला एक भयानक सूखा पड़ा, तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं बचा था। असल में प्रॉब्लम सिर्फ सूखा नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि जब सूखा पड़ा तो वो उसका सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और यही बात हमें हमारे तीसरे और आखिरी सुराग तक ले आती है। उनकी अपनी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी मान्यताएं ही एक तरह से उनका जाल बन गई, जिसने उन्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने से रोक दिया। हुआ ये कि वो एक नेगेटिव फीडबैक लूप में फंस गए। मतलब जब भी कोई मुसीबत आती, जैसे सूखा पड़ गया या जंग हार गए, तो राजा लोग इसे देवताओं का गुस्सा मानते थे। और इसका इलाज क्या था? खेती के नए तरीके ढूंढना? नहीं, इसका इलाज था और ज्यादा पूजा पाठ और इंसानी बलिदान। अब इससे असल प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं थी, बल्कि हालात और खराब हो जाते थे। और जितने हालात खराब होते, वो उतने ही ज्यादा युद्ध और बलिदान के इस विशेष साइकिल में धंसते चले गए। तो अब जब हम इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, तो तस्वीर क्या बनती है? पतन का असली सच किसी एक वजह में नहीं है। सच इन सभी के एक साथ आने के उस विनाशकारी कॉम्बिनेशन में छिपा है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। कोई एक चीज, अ सिंगल फैक्टर, कातिल नहीं था, बल्कि ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह था, जहां एक नाकामी दूसरी को जन्म दे रही थी। ये हुआ कैसे? जरा इमेजिन कीजिए, एक शहर सूखे या जंग की वजह से कमजोर हुआ तो ट्रेड रूट्स बंद हो गए। वहां से भागे हुए लोग दूसरे शहरों में पहुंचे, जिससे वहां के रिसोर्सेज पर जबरदस्त दबाव पड़ा। और देखते ही देखते ये तनाव पूरे इलाके में फैल गया। और फिर एक एक करके सारे महान शहर खाली हो गए। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसे किसी एक ने शुरू तो नहीं किया, पर कोई रोक भी नहीं पाया।
माया सभ्यता का ये पतन सिर्फ इतिहास की एक कहानी बनकर नहीं रह जाता, बल्कि ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक सीरियस वार्निंग है। आज माया सभ्यता को एक केस स्टडी की तरह पढ़ा जाता है। ये हमें सिखाती है कि पर्यावरण की सीमाएं क्या होती हैं, राजनीतिक फूट के क्या खतरे हैं और कैसे एक गलत विचारधारा पूरे समाज को ले डूबती है। मतलब वो इस बात का एक जीता जागता सबूत बन गए कि कैसे एक सुपर एडवांस सोसाइटी भी गलत फैसलों की वजह से खुद को तबाह कर सकती है। कभी सोचा है कि अगर माया सभ्यता का पतन न हुआ होता तो आज दुनिया कैसी होती? अगर वो अपनी आपसी लड़ाइयों को सुलझा लेते तो शायद वो एक बड़ा यूनिफाइड एम्पायर बना लेते और एक ऐसा साम्राज्य शायद स्पेनिश हमलावरों का डटकर मुकाबला कर पाता। हो सकता है कि यूरोप से आई बीमारियों का असर भी उतना भयानक ना होता। और ये जो सोच है ना कि न्यू वर्ल्ड एक पिछड़ी हुई जगह थी, ये सोच शायद कभी पैदा ही नहीं होती। दुनिया का इतिहास आज कुछ और ही होता। और आखिर में जो सबसे जरूरी सबक है वो ये है, माया की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना भी काफ़ी नहीं है। अगर एक सोसाइटी अंदर से बटी हुई है, अगर वो अपने पर्यावरण की हदों को अनदेखा करती है और अगर उसके नेता लगातार गलत फैसले लेते हैं, तो कोई भी इंटेलिजेंस उसे बचा नहीं सकती। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज की दुनिया पर भी उतनी ही लागू होती है।